नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ट्रंप के मामले में जहां मोदी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, पूरी सरकार चुप है, वहीं इस सरकार को समर्थन देने वाले नायडू बाबू ने ट्रंप पर मोर्चा खोल दिया, खुला मोर्चा खोल दिया। और आप कह सकते हैं कि इस मामले में मोदी से बिल्कुल अलग मोदी के किंग मेकर नायडू बाबू ने लाइन ली है। और यह पहला मामला नहीं है, बल्कि कुछ महीनों में यह तीसरा मामला है जहां मोदी की लाइन या फिर मोदी के फैसले का खुला विरोध किया है नायडू बाबू ने। वो नायडू बाबू जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं, सरकार चल रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या नायडू बाबू मोदी जी से खुश नहीं दिख रहे हैं और इसीलिए मोदी से अलग राय रख रहे हैं, या फिर कई बार मोदी के फैसलों का विरोध करने लगे। और क्या ये जो स्टैंड है नायडू बाबू का, ये जो रुख है उनका थोड़ा सा बदला हुआ, ये पैतरा है, इसका मतलब क्या है? क्या नायडू बाबू बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? और जो चर्चा चल रही है इस वक्त आंध्र प्रदेश में कि नायडू नवंबर के बाद, यानी जब बिहार के नतीजे आएंगे, कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो मैं आऊँगा ही कि नायडू के जहन में क्या चल रहा है, लेकिन पहले ये ताज़ा मामला देख लेते हैं कि क्या वजह थी कि नायडू ने एक अलग लाइन ली मोदी से और सीधे सीधे कैमरे पर विरोध करने लगे ट्रंप के फैसलों का। दरअसल शनिवार को आंध्र प्रदेश में एक किसान रैली में नायडू बाबू ने पहली बार, और वो एनडीए के पहले नेता हैं, पहले बड़े नेता एनडीए के जिन्होंने ट्रंप की सार्वजनिक आलोचना की है। नायडू ने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह से ये 25% टैरिफ, यानी 25% टैक्स और पेनल्टी लगाई है, इससे किसानों की रीढ़ टूट जाएगी। यानी ट्रंप के फैसले भारत के किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। पहली बार एनडीए के लीडर ने कैमरे पर कह दिया। From Andhra Pradesh, Chief Minister Chandrababu Naidu is saying that the tariff increase is bound to affect the aqua farmers. నిన్న అమెరికా टैरिफ बेंचार। अब नायडू बाबू ये सारी बातें किसानों से कैमरे पर भरे मंच पर तेलुगु में बोल रहे थे, लेकिन उनका मतलब ये था कि भारत से जो सी फूड, जो फिशरमैन मछली भेजते हैं, झींगा निर्यात करते हैं, उस पर इतना टैक्स ट्रंप ने लगा दिया है कि किसान जो बेचारा है वो तो तबाह हो जाएगा साल भर में। अब नायडू की इन बातों में दम लगता है। भले मोदी चुप रहे, मोदी कुछ नहीं बोल रहे, ना किसानों के मुद्दे पर, ना टैरिफ पर, ना ट्रंप पर, लेकिन नायडू की बातों में दोस्तों इसलिए दम लगता है क्योंकि हर साल आंकड़े गवाएं, हर साल 2.25 बिलियन डॉलर, $2 बिलियन से ज़्यादा का सी फूड अमेरिका भेजा जा रहा है। और इस कारोबार को अब ट्रंप के इस टैरिफ ने, टैक्स ने एक तरह से चौपट कर दिया है। अब दोस्तों, बात सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है नायडू बाबू की, यानी उनका जो विरोध है वो ट्रंप के डिसीजन तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई बार, कई मौक़ों पर मोदी पर उन्होंने गहरी चोट की। मिसाल के तौर पर ये जो वोटर लिस्ट का मामला है, जो आप बिहार में देख रहे हैं, जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है बिहार में वोटर लिस्ट का, उसका खुला विरोध नायडू बाबू ने किया। आयोग को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि बिहार में जो कुछ हो रहा है ये गड़बड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन मत करिए, 6 महीने पहले करिए। अब नायडू बाबू ने आयोग के बारे में जो कुछ कहा था तो वो सच, लेकिन बीजेपी को ये बातें बुरी लगी। लेकिन बीजेपी कर भी क्या सकती थी? बैसाखी तो नायडू बाबू की है जिस पर बीजेपी की सरकार चल रही है। अब वोटर लिस्ट के विरोध से कुछ दिन पहले नायडू बाबू ने जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, मोदी जी ने जो नई संसद बनाई है उसकी उस सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं। डीलिमिटेशन में भी नायडू बाबू ने विरोध किया, जो विरोध इंडिया अलायंस कर रही थी, यानी जो इंडिया अलायंस के नेता कर रहे थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन कर रहे थे, या फिर रेवंत रेड्डी कर रहे थे, या फिर केरल के मुख्यमंत्री कर रहे थे। यहाँ पर भी नायडू ने स्टैंड मोदी के विरोध में लिया। और जब उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन को आप रोकिए, तो मोदी जी को मजबूरन फाइल टेबल पर रख देनी पड़ी, और फाइल अभी भी रुकी हुई है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि नायडू बाबू ने जब मोदी जी को समर्थन दिया था पिछले बरस, तब हर बड़े मुद्दे पर वो चुप रहते थे। जो मोदी की लाइन वही नायडू की लाइन। यहां तक कि वक्फ में
जहां नायडू बाबू का मुस्लिम वोट बैंक हिट हो रहा था, डेंट पड़ रहा था, अपमान का घूंट पी रहे थे, किसी तरह से बर्दाश्त कर रहे थे नायडू बाबू। आप कह सकते हैं किसी तरह से वो चुप रहे, बोले नहीं मोदी जी को। वक्फ का कानून पास हो गया। लेकिन अब इधर कुछ महीनों से नायडू बाबू हर इशू पर मोदी से अलग लाइन ले रहे हैं, अलग लाइन ले रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये जो नया स्टैंड है उनका, हिंदुस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे किसी पत्रकार ने बताया, आगे मैं चर्चा करूंगा, आगे इस विषय को खोलूंगा, कि कुछ दिन पहले, गौर से सुनिएगा, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी की मीटिंग में नायडू बाबू ने कहा कि हमें नवंबर का इंतजार करना चाहिए जब बिहार के नतीजे आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि नवंबर का इंतजार नायडू बाबू को क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि बिहार मोदी के हाथ से निकल रहा है, नीतीश और मोदी के हाथ से निकल रहा है, और नवंबर के बाद अगर नीतीश कुर्सी से उतरते हैं तो जेडीयू टूटेगी, पार्टी टूटेगी, यानी एक बैसाखी कमजोर हो जाएगी और मोदी भी कमजोर हो रहे हैं, ऐसा नायडू को लगता है? क्या वो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं? क्या वो पुनर्विचार करेंगे नवंबर के बाद अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है, समथिंग बिग हिंदुस्तान की सियासत में? अब दोस्तों, जो सवाल है कि क्या नायडू बाबू को ऐसा लग रहा है कि मोदी की सरकार दिन ब दिन मुसीबतों से घिरती जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है, ग्राफ मोदी का नीचे आ रहा है, सरकार की साख क्रेडिबिलिटी नीचे आ रही है, और कहीं ना कहीं ये सरकार फंसती हुई उन्हें दिख रही है, विपक्ष हावी होता चला जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। और उनको ये भी लगता है कि नवंबर में बिहार अगर हाथ से निकलता है तो मोदी पर प्रेशर और ज़्यादा होगा, और ये प्रेशर बीजेपी के भीतर से भी है, आरएसएस का भी है, सिर्फ विपक्ष का ही प्रेशर नहीं है। क्या इसलिए मौके का इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर नायडू? और ये जो उनके तेवर हैं, ये उसी मौके के इंतज़ार को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है? क्या करने जा रहे हैं नायडू बाबू, और क्या उनके जहन में चल रहा है? नायडू बाबू को पिछले 25-30 बरस से जानने वाले पत्रकार आज हमारे साथ हैं, उमाकांत लखेड़ा। 1996 से उनका राबका साबका नायडू सराय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको मैंने बुलाया, बहुत से सवाल पूछूंगा उनसे, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी वो पर गहरी पैठ रखते हैं। और ओंकारेश्वर पांडे साहब को भी बुलाया है। देश की जो राजनीति है उस पर उनके बातें ज़रूर सुननी चाहिए, खरी खरी सुनाते हैं और उनका विश्लेषण बड़ा सटीक होता है। इन दोनों पत्रकारों को सुनिए, नायडू बाबू ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप नायडू बाबू को 95-96 से जानते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप नायडू बाबू की राजनीति को समझते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या नायडू का मोह भंग हो रहा है मोदी से? क्या नायडू को लग रहा है कि मोदी अब कहीं ना कहीं उस जमीन पर नहीं खड़े जहां वो 2014 या 19 में थे? और जिस तरह से बात बात पर अब नायडू खुलकर विरोध कर रहे हैं मोदी की नीतियों का, या ट्रंप पर वो उन्होंने आज बोला है, क्या ऐसा तो नहीं है कि नायडू बाबू का जो है अब दिल कहीं और लग रहा है, अब मोदी जी में दिल नहीं है? देखिए दीपक जी, जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म हमने सीखा है उसमें अगर मोह भंग हो रहा है तो उसका ऐलान नहीं किया जाता, वो एक्शन से मोह भंग की शुरुआत होती है। और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय से वो धीरे धीरे करके मुंह खोल रहे हैं और परेशानी में डाल रहे हैं बीजेपी को, उसका परेशानी में डालने इसलिए डाल रहे हैं परेशानी में कि देखिए वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने एक अलग पोजीशन ली, ठीक है, कि बाद में उनकी पार्टी ने सपोर्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन आया एफआईआर का, डिलिमिटेशन का मुद्दा है, उसके बाद उसके तत्काल बाद एसआईआर का, बिहार के एसआईआर का वोटर लिस्ट का मुद्दा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी नहीं लिखी, पूरा डेलीगेशन भेजा पार्टी के सांसदों का, और 1.5 घंटा 2 घंटा तक वो बैठे रहे इलेक्शन कमीशन में। ये मामूली बात नहीं होती, और उससे मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार एक परेशानी में पड़ गई कि सत्ताधारी पार्टी जिसके बैसाखी पर मोदी सरकार का वर्चस्व टिका हुआ है, वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में घुस गई और विरोध करके आ गई। तो ये सीधा बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू अभी जो जिस अरेंजमेंट के साथ रह रहे हैं, ये उन्होंने लंबे समय तक नहीं रहना है, ये तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। मोदी को सपोर्ट करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और आपको मैं बता दूं कि वो अपने समर्थकों को कह चुके हैं 10-15 दिन पहले आंध्र हैदराबाद के फंक्शंस में, कान में, कि भाई ऐसा है कि बिहार का नतीजा आने दो, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे।
तो ओके, सारा बिग जो बिग बिग प्राण बिग। है तोते में जो प्राण है वो बिहार ओके, इलेक्शन प्राण है। गॉट अब इट। अगर नीतीश कुमार अलग हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी टूटी या सरकार नहीं बनी तो ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू सही वक्त पर फैसला करेंगे। जी। बड़ी बात, दो बड़ी बातें कह दी। एक, इन्होंने कहा कि नायडू बाबू का मोह भंग हो रहा है, जिस तरह से वो खुलकर अब बोलने लग गए हैं मोदी के फैसले, मोदी की नीतियों पर। दूसरी चीज कही कि एक पार्टी की बैठक में अपने पार्टी के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बंद कमरे में नायडू बाबू ने कहा कि बिहार का इंतजार करिए, बिहार के लिए वेट करिए। इसका मतलब यह है कि बिहार का फैसला आने दीजिए नवंबर में, फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, सरकार में रहना है या दूसरी सरकार बनानी। ओंकारेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू इस वक्त डबल माइंड है कि मोदी के साथ चलें या कमजोर हुए मोदी को छोड़कर दूसरा विकल्प ढूंढे? क्या आपको लगता है, जो ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं, कि नायडू का मोह भंग हो रहा है, अब मोदी जी का जो जादू है उसका जो असर है वो नायडू बाबू के जहन से उतर रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साफ तौर पे। देखिए, मोदी के साथ जो उनका अभी रिश्ता है वो मैरिज ऑफ कंपल्सन है, मजबूरी है, ओके। जैसा कि लतेरा जी ने कहा। जी। सो इस मैरिज ऑफ कंपल्सन में वो तभी तक साथ हैं जब तक उनको लगता है कि उनका काम चल रहा है, उनका काम निबट रहा है। इनके दोनों के वैचारिक धरातल बिल्कुल विपरीत हैं। इनकी रगों में जगदीप धनखड़ जैसा वही खून बहता है। ये एक किसान ओके। परिवार से आते हैं, इकोनॉमिक्स में एमए है, पीएचडी कर रहे थे, पूरे नहीं हो पाए। इसीलिए आज ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ रखते हैं कि कृषि पर, कृषि किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं तो बुनियाद तैयार नहीं तो कर आप रहे क्या हैं। कहना, पांडे मोदी जी जी क्या से कहना चाह रहे हैं? पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स के मास्टर हैं, तो मोदी जी क्या इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे? और क्या मिस्टर नायडू समझ रहे हैं इसीलिए ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं? पांडे जी खुलकर बोल नायडू दीजिए बहुत आज। अच्छी तरह समझ रहे हैं। नायडू बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और अगर मोदी को समझ में आता इकोनॉमिक्स तो हालात ये देश के नहीं होते। इकोनॉमिक्स की तो उनको बिल्कुल समझ नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलाते हैं। कभी जीएसटी कर दो, कभी डिमोनेटाइजेशन दो बार कर दो, कभी कुछ कर दो। उनके सारे फैसले आप देखेंगे तो हवा हवा ही हैं। किसी इकोनॉमिस्ट के, एक्सपर्ट के राय के आधार पर वो कम फैसले जी, करते हैं, अपने इंट्यूशन के आधार पर ज्यादा तो करते क्या हैं। समझे मैं ये पांडे कह रहा जी? हूं मैं ये क्या कह रहा समझे? हूं कि इसी जी। इसी 2014 से अभी तक के 11 साल के इतिहास में वो उनको छोड़ के जा भी चुके हैं। दिल्ली में उनके खिलाफ बैठ के धरना भी दे चुके हैं और आज नायडू। मजबूरी में उनके साथ भी हैं। नायडू नायडू ने दिल्ली में उनके खिलाफ एक दिन का उपवास वाला धरना भी किया था, क्योंकि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना, जो कि आज भी अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक पैकेज तो उनको मिले हैं, कई परियोजनाओं के लिए मिले हैं, लेकिन उनका वो अधूरा है। दूसरे, बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो वहां पर वो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने आरक्षण भी दिए हैं। तो उनको एक सेकुलर राजनीति करनी है। वो यूनाइटेड फ्रंट ओके। के जिस समय देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार थी उसके वो संयोजक रहे हैं। आज असल में मजबूरी ये है कि अगर इनका साथ छोड़ें तो जाएं कहां। अगर आज कांग्रेस पार्टी कह दे कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि कांग्रेस का वादा है, जब ये राज्य तो पुनर्गठन हो खेल रहा पलट था, सकता है। आंध्र और तेलंगाना अलग हुआ, तो एक दिन में खेल पलट जाएगा। वो कहते हैं ठीक है, ओके। आप राज्य का दर्जा दे रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं। जी। बड़ी बात। मिस्टर पांडे कह रहे हैं, शार्प ऑब्जर्वर हैं राजनीति के, ये कह रहे हैं कि अगर ऑफर राहुल गांधी की तरफ से जाता है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे आंध्र प्रदेश का, तो कुछ भी खेल हो सकता है। एक बात जो ओंकारेश्वर पांडे कह रहे हैं और उमाकांत जी कह रहे हैं, इन दोनों एक्सपर्ट्स की एक राय जो है मैं जरूर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दोनों मानते हैं कि नायडू बाबू का मोह भंग हो चुका है मोदी से, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता अब दूरियों में तब्दील होता दिख रहा है, लेकिन क्योंकि कोई विकल्प नहीं है नायडू के साथ, इसलिए वो मोदी को समर्थन दे रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, एक बड़ी बात लखेड़ा साहब आपने कही, आपने कहा कि कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक मीटिंग में अपने पार्टी के लीडर से मिस्टर नायडू ने कहा कि आप नवंबर का इंतजार करिए, बिहार के जब नतीजे आएंगे। मान लीजिए अगर बिहार के नतीजे
एनडीए के पक्ष में नहीं जाते हैं, बीजेपी हार जाती, नीतीश हार जाते हैं, तो क्या नायडू ये कह रहे हैं कि फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है? ये आपका कहने का मतलब है? देखिए, बिहार की जो गोलबंदी होगी या बिहार में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, इसका सीधा असर मोदी सरकार की स्थिरता पर पड़ने जा रहा है। 12 सांसद हैं और 5 है पासवान के, तो चिराग पासवान के 5 और 12 हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू के, ये कुल मिलाकर के 17 एमपी होते हैं। और पूरा मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में नया ध्रुवीकरण हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी के ज्यादातर सांसद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 12 सांसद में से कम 9 तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जातीय हिसाब से और सामाजिक समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन लोगों का 36 का आंकड़ा है, तो वो नहीं जाएंगे। पार्टी विभाजित होगी, और पार्टी विभाजित होगी तो जो मोदी समर्थक जेडीयू में है, सारे लोग जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को भी अपना फ्यूचर तय करना है। जब नीतीश कुमार नाता तोड़ेंगे तो चिराग पासवान भी सोचेंगे, तो ये जो 17 सांसदों का जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक जो है अलग हो सकता है, ये रिव्यू कर सकता है, या ये नाता तोड़ सकता है। जी पांडे जी, मेरा सवाल है, लखेड़ा साहब ने कहा कि नवंबर का महीना बड़ा अहमियत रखता है, अगर नीतीश वहां चुनाव हारे, एनडीए चुनाव हारता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर जेडीयू टूटती है, तो क्या टीडीपी, जो नायडू बाबू की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं मोदी को समर्थन देने पर पुनर्विचार कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी सिनेरियो जो है वो इस तरह है कि अब जेडीयू को तोड़ के आधे लोगों को आप अपने साथ लेना चाहेंगे, वहां के कुछ लोग तो ऑलरेडी विरोध में हैं। जो जेडीयू के जो कुछ विधायक हैं वो ऑलरेडी बीजेपी के विरोध में हैं, वो अलग होना चाहते हैं, उनके ऊपर भी दबाव है, लेकिन नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, बस आधे मिनट के लिए। आप याद करिए कि ये जो चुनाव हो रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का हेड बनाने के लिए, प्रमुख बनाने के लिए, संयोजक बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश बाबू छिटक के फिर उधर चले गए थे, जो भी उनकी राजनीति जी। आज अगर इंडिया अलायंस कह दे कि मैं चंद्रबाबू नायडू को उसका वो बनाने के लिए तैयार हूं, तो एक तरफ वो तुरंत आ जाएंगे, नेता बनाने के लिए तैयार हैं, अगर संयोजक बनाने के लिए, जैसे वो रह चुके हैं, यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक रह चुके हैं, तो आज वो इंडिया अलायंस के संयोजक हो जाएंगे। उसके बाद बहुत भगदड़ हो जाएगी। बिहार का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जरा भी अगर आपने गलत तरीके से चुनाव किया तो वहां दिक्कत पैदा होगी, बगावत हो सकती है, विद्रोह हो सकता है, आंदोलन हो सकता है। पप्पू यादव जैसे लोग जो है पहले भी इसका इशारा कर चुके हैं। और अगर वहां पे सरकार इंडिया अलायंस की आ जाती है, तब तो वैसे भी जो है वो माहौल वो बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा। जी 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 जी। लास्ट क्वेश्चन दोनों एक्सपर्ट से पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट का मुझे जवाब मिल जाए। सवाल जो है एक ही है, और वो सवाल ये है कि क्या लखेड़ा साहब, नायडू बाबू किसी मोड़ पर, जहां उनको दिखता है मोदी बहुत कमजोर हैं, चुनाव हार रहे हैं, समस्याएं मोदी की बढ़ रही, क्या नायडू बाबू समर्थन वापस ले सकते हैं? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नवंबर के बाद की बात कर रहा हूं। देखिए उस दिशा में पूरी राजनीति उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने आज तक, मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिला उनका कि राहुल गांधी को उन्होंने कहीं पर भी हिट किया। मुझे कोई बयान। और जो दूसरी बात क्या है कि ये जो वोटों का घोटाला हुआ, ये घोटाला तो पूरे देश में हुआ है। मेरी पुख्ता जानकारी है कि 15 सीटों पर आंध्र प्रदेश में भी हेरा फेरी हुई है, उड़ीसा में तो हुई है। तो ये अगर पोल खुली तो इसकी जद में नायडू की पार्टी और बीजेपी भी आएगी। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, और आर्थिक मोर्चे पर, ट्रंप के मोर्चे पर, मणिपुर के मोर्चे पर, एसआईआर के मोर्चे पर, डिलिमिटेशन के मोर्चे पर, जो भी मोदी सरकार पोलराइज कर रही है कैप्चर करने के लिए, संस्थाओं को कैप्चर करने के लिए,
क्या चंद्रबाबू नायडू इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं है? चंद्रबाबू इतने भोले हैं कि मोदी सरकार को हिला के राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रख दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने और चंद्रबाबू नायडू ने कंधे से कंधा मिला करके लड़ा था। एक जान, एक खून, एक शरीर, ये चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था। और दोनों के बीच में आज की तारीख में भी संबंध खराब नहीं है। वो एक जगन मोहन रेड्डी का एक पेज था जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी थी मोदी के साथ आना। और अब तो ये हालत हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू ने पूरी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया, चुप रह के मैनेज किया, लेकिन अब उन्होंने अपने से चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और उनकी जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनसे दूरी बना के रख ली है। दूरी बनाने शुरू, ताकि नया जो अरेंजमेंट हो तो चंद्रबाबू नायडू रिकॉर्ड में बोल सके कि इस तारीख को मैंने डिलिमिटेशन का विरोध किया, इस तारीख पे वक्फ विरोध किया, इस पर एफआईआर का विरोध किया। तो ये चीजें उधरी जा रही है और वक्त पर वेट एंड वॉच हो रहा है। जी, मोदी के बाद एक इम्पॉर्टेंट नेता एनडीए के जो है वो नायडू बाबू हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक लाइन खिलाफ अभी तक नहीं बोली साल भर से। क्या ये बात अगर सही है कि नायडू और राहुल गांधी में एक अच्छी ट्यूनिंग है पर्दे के पीछे, तो क्या आपको लगता है पांडे जी कोई खिचड़ी बन सकती है नवंबर के बाद? अगर एनडीए के हाथ से बिहार निकला, कोई खिचड़ी बन सकती है, संभावना दिखती है? और इस तरह की ट्यूनिंग राहुल गांधी और नायडू में है पहले से? मोदी से उनको कोई प्रेम नहीं है, एक दर्द है जो सीने में छुपा हुआ है। 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट उसके घोटाले में जब नायडू को जेल में डाला गया था तो वो बीजेपी से सपोर्ट की उम्मीद करते थे, मोदी से सपोर्ट की उम्मीद करते थे, लेकिन मोदी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और टीडीपी के नेताओं का मानना है कि भले ही आरसीपी ने उनको अरेस्ट करवाया था, लेकिन इस अरेस्ट में पीछे से बीजेपी की और इनकी मोदी सरकार की भूमिका थी। तो ये दर्द उनके सीने में है। और नायडू को आपको जानना होगा तो इस तरह भी जानना होगा कि अपने ससुर का तख्ता पलट के वो मुख्यमंत्री बन गए थे जिस समय 95 में अपने ही ससुर का एनटी रामाराव का तख्ता पलटे थे। तो इनके साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल एज पर है, एकदम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उस स्वार्थ उसके आधार पे है कि हमारा काम। और राहुल गांधी से कंफर्टेबल है, राहुल गांधी से कंफर्टेबल है नायडू बाबू? एक लाइन में मुझे जवाब। राहुल गांधी से अनकंफर्टेबल होने का कोई संकेत कहीं दिखाई नहीं देता है कि उन्होंने कोई अनकंफर्टेबल, स्टेट पॉलिटिक्स हो सकता है कि अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ना उनके खिलाफ कुछ कहा है ना उन्होंने उनके खिलाफ कुछ कहा है। सिग्निफिकेंट तरीके से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। जी, नजर नहीं। बड़ी बातें कुछ निकल के आ जाएं। उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि नवंबर के बाद जो है नायडू बाबू बड़ा फैसला ले सकते हैं अगर एनडीए के हाथ से बिहार निकलता है तो। इस तरह का संकेत दिया। दूसरी बात जो लखेड़ा साहब ने कही वो ये कही कि राहुल गांधी से ठीक ठाक संबंध नायडू बाबू के हैं, ये बड़ी बात है। और इधर इशारा जो है ओंकारेश्वर पांडे ने कहा कि नायडू बाबू सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं कि आप हमें कुछ दीजिए, हम आपको कुछ देते हैं। और इसलिए मोदी के साथ उनके जो रिश्ते धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही, जैसे जैसे मोदी कमजोर हो रहे हैं नायडू की दूरियां बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ उनका जो नजरिया है, खासकर डीलिमिटेशन को लेकर या वोटर लिस्ट को लेकर, वहां पर नायडू बाबू मोदी की जगह राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे। तो कुछ भी हो सकता है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि नवंबर में क्या होगा। और अगर मोदी जी के लिए दिन अच्छे नहीं है नवंबर के बाद, तो नायडू कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यानी सीधे सीधे मैं कहूं, समर्थन वापस की सोच सकते हैं वो। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आए, खुलकर बातें हुई। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस डिबेट।